नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हैदराबाद में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद हो चुकी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नई नीति लाने की घोषणा की। सरकार ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में भारत के आतंकरोधी संकल्प को उजागर करने के लिए 32 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। अमेरिका में केंटकी, मिसौरी और कई अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में शक्तिशाली तूफान और बवंडर में 27 लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना जताई। पूर्वोत्तर के पूर्वी इलाकों, दक्षिणी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। शाम को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हैदराबाद में चारमीनार के पास गुलजार हाउस के नजदीक एक रिहायशी इमारत में आज सवेरे आग लगने से 17 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। आग लगने की सूचना मिलने के तुरंत बाद 11 दमकल गाड़ियां भेजी गई थीं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। दमकल कर्मचारियों ने इमारत से करीब 16 लोगों को सुरक्षित निकाला है। स्थानीय पुलिस के अनुसार अभी आग लगने का कारण नहीं पता चला है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी दुर्घटना स्थल पर गए और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सभी उपाय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बंद हो चुकी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के आर्थिक पुनरुद्धार के उद्देश्य से नई नीति के लिए योजनाओं की घोषणा की है। अहमदाबाद के साइंस सिटी में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने इन समितियों को पुनर्जीवित करके देश में सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि इस पहल से सहकारी जमा राशि में 11,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम में राज्य की 800 सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,000 से अधिक सहकारी प्रमुखों ने भाग लिया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सहकारी मॉडल की सराहना की और सहकारी नेताओं से सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, सहकारी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और देश में सहकारी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सहकारी प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने सहकारी समितियों की स्थिरता के लिए 4 स्तरीय सहकारी मॉडल की भी बात की। दोपहर में श्री शाह महसाणा के सादरा गाँव में एक फ्रोजन आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। शाम को वे अहमदाबाद नगर निगम की 1500 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे विभिन्न केवीआईसी योजनाओं के लाभार्थियों को किट वितरित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आत्मनिर्भर भारत की सैन्य ताकत और मेक इन इंडिया पहल की सफलता देखी है। उन्होंने आज नागपुर जिले के खापरखेड़ा पंचायत क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों ने पाकिस्तान के हवाई और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान को उजागर किया है, जो वैश्विक समुदाय के सामने पाकिस्तान के झूठे दावों को प्रभावी ढंग से उजागर करता है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जल्द ही 32 देशों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने इस संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों और प्रतिनिधि मंडलों की सूची साझा की है। एक रिपोर्ट। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहला समूह सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया का दौरा करेगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दूसरा समूह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चौथा समूह संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में 5वां प्रतिनिधि मंडल अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में 6ठा प्रतिनिधि मंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में 7वां समूह मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फिरोजी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के केंटकी, मिसौरी और कई अन्य राज्यों में शक्तिशाली तूफान और बवंडर से 27 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। केंटकी में सबसे अधिक 18 मौतें हुई हैं और कई लोगों की हालत गंभीर है। मिसौरी और वर्जीनिया में भी लोग मारे गए हैं तथा तूफान और पेड़ गिरने से काफी नुकसान हुआ है। मिसौरी में 5000 से ज्यादा मकानों को नुकसान होने की खबर है। अधिकारियों ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है और कहा है कि हताहतों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। गाजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल और हमास के बीच वार्ता फिर शुरू हो गई है। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में कल दोहा में वार्ता आरंभ हुई। हमास ने 60 दिन के युद्ध विराम और इजराइल द्वारा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 9 बंधकों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की है। इजराइल ने अभी इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कहा है कि इजराइल कतर में वार्ता से पहले गाजा से सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा और न ही युद्ध समाप्ति का वायदा करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास को खत्म करने का उद्देश्य पूरा होने तक नया सैन्य अभियान जारी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने नागरिकों के विस्थापन पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने गाजा के बाहर किसी भी प्रकार के जबरन विस्थापन को खारिज किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि डॉक्टर जयशंकर इन तीनों देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों पर भी व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मंगलवार से मलेशिया के लैंकावी में आयोजित होने वाले लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री सेठ प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व निकट सहयोगी और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपने राजनीतिक दल आशा का जन सुराज पार्टी में विलय करने की भी घोषणा की। श्री सिंह राज्यसभा सदस्य भी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर बनने के बाद मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज कहा कि केंद्र जल्द ही त्रिपुरा के लिए जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को मंजूरी देगा। अगरतला में राज्य के पहले एकीकृत एक्वा पार्क और मत्स्य महोत्सव की आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकीकृत एक्वा पार्क का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करके त्रिपुरा को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, दक्षिणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लू चलने का अनुमान है। आज पूर्वी मध्य प्रदेश में रात में तापमान बढ़ने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच दिन में 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में ये मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत ने मालदीव को और बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक हुए सभी 4 मुकाबले भारत ने जीते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगले 6 माह तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र धाम के दर्शन कर भगवान रुद्रनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। चतुर्थ केदार के रूप में पंच केदारों में विशिष्ट स्थान रखने वाले रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के एकनान स्वरूप की पूजा होती है। यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी प्रबंध किए हैं। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रतिवर्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक समृद्धि, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI स्मारकों और संग्रहालयों में जनता के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। इस अवसर पर पटना के बिहार संग्रहालय ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे प्रस्तुत करने के अपने आधुनिक दृष्टिकोण के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया के सबसे उन्नत संग्रहालयों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले बिहार संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह का संग्रहालय के विकास में प्रमुख योगदान है। वे बिहार संग्रहालय के महानिदेशक और मुख्य वास्तुकार हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि संस्थान ने पटना और आसपास के क्षेत्रों में संग्रहालयों का एक नेटवर्क विकसित किया है। पटना शहर अब एक संग्रहालयों का शहर बन गया है। यहाँ बापू टावर, महात्मा गांधी जी पर, बुद्ध स्मृति पार्क में भगवान बुद्ध पर, साइंस म्यूजियम और वैशाली में भगवान बुद्ध पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम का निर्माण हो रहा है। तो सरकार का मानना ये है कि हम अपनी कला, संस्कृति, इतिहास और धरोहर से आने वाली पीढ़ी को इन संग्रहालयों के माध्यम से बताएंगे और लोग अपना गौरव अनुभव करेंगे कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारा अतीत कैसा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने आज हाई स्कूल की बालिकाओं के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का करियर अपनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से विशेष मेंटरशिप कार्यक्रम मनस्वी आयोजित किया। इसका उद्देश्य इन विषयों में करियर अपनाने की दृष्टि से छात्राओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना है। मनस्वी के अंतर्गत इन छात्राओं के विचारों को मंच प्रदान किया जा सकेगा, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हैदराबाद में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंद हो चुकी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए नई नीति लाने की घोषणा की। सरकार ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में भारत के आतंक रोधी संकल्प को उजागर करने के लिए 32 देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। अमेरिका में केंटकी, मिसौरी और कई अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में शक्तिशाली तूफान और बवंडर में 27 लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई। पूर्वोत्तर, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होगी। और IPL क्रिकेट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त